हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एफका 2011 का मैथ सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चंस को, और मिनिमम टाइम में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो किस तरह से हमें अप्रोच करना होता है किसी भी क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गर्ल इन अ क्लास इज 5 टाइम द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 5 टाइम है नंबर ऑफ बॉयज के। तो अगर गर्ल्स एक्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे? x/5, क्योंकि गर्ल्स जो है वो 5 टाइम है। तो हम क्या मान लेते हैं कि 5x ही गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे? x होंगे। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास आर द 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। तो 5 टाइम हो गया ये, बस ये कर लिया। तो टोटल कितने हो गए? 5x प्लस एक्स, 6x। यानी कि टोटल कितने हो गए उस क्लास में? टोटल कितने हो गए? 6x। अब x जो है वो कोई मल्टीपल होगा 6 का, ताकि उससे जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, कि इनमें से कौन सा जो है वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं हो सकते हैं। तो कौन नहीं हो सकते हैं? जो 6 का मल्टीपल नहीं है वो नहीं होगा। 24 है मल्टीपल, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 35 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 35, बिकॉज ये 6 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वेंट टू अ शॉप टू बाय 50 kg ऑफ राइस। ही बॉट टू वेराइटीज ऑफ राइस which cost him Rs 4.50 per kg and 5 per kg. He spent a total of Rs 240. What was the quantity of the cheaper rice purchased by him? तो क्वेश्चन क्या है कि जो राम है वो जाता है किसी शॉप पर, 50 किलो उसने राइस लेने हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो दो तरह के चावल खरीदता है। एक तो वो 4.50 यानी कि 4.5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीदता है कुछ चावल्स, और कुछ जो है वो 5 पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है। लेकिन टोटल रुपीज़ उसने कितने दिए? 240। ठीक है, हमने बताना है व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द चीपर राइस। चीपर राइस कौन से हैं? 4.50 वाले। हम मान लेते हैं कि x जो है, x जो टोटल नंबर ऑफ केजी है, x केजी उसने लिए 4.50 के हिसाब से, और बाकी जो हो गए, अगर x केजी उसने 4.50 के हिसाब से लिए तो 50 में बाकी कितने रह गए? 50 माइनस एक्स। 50 माइनस एक्स उसने किस हिसाब से लिए? 5 पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें क्या कहा है कि 4.5 के हिसाब से उसने, यानी कि 4.5 रुपीज़ के हिसाब से उसने कितने खरीदे? एक्स केजी खरीदे, प्लस, और जब हम नंबर ऑफ केजी को उसके रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रुपीज़ बनते हैं। तो नंबर ऑफ केजी इंटू रेट इज इक्वल टू सम रुपीज़ बन जाएंगे यहाँ पर, प्लस सेकेंड वेराइटी के रेट क्या है? 5 पर केजी, और रेट उनका जो टोटल नंबर ऑफ केजी कितने हैं, सेकेंड वेराइटी की क्वांटिटी कितनी है? 50 माइनस एक्स। तो यहां से कुछ रुपीज आ रहे हैं, यहां से कुछ रुपीज आ रहे हैं, ये टोटल रुपीज कितने बनेंगे? 240, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो 240 बन जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 4.5x प्लस 250 माइनस 5x इज इक्वल टू 240, यानी कि 0.5x इज इक्वल टू 10। तो x कितना आ जाएगा? 20। तो इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हमने सिंपल सी इक्वेशन बनाई कि अगर हमारे पास 50 केजी राइस हैं, अगर वो 4.50 के हिसाब से x केजी ले रहा है तो 5 के हिसाब से कितने लेगा? जो बाकी रह गए 50 माइनस एक्स, बस वो हमने टोटल रुपीज बनाए यहाँ से। जो हमारे पास ये था, रेट इंटू नंबर ऑफ केजी, टोटल नंबर ऑफ केजी, एंड रेट इंटू रिमेनिंग जो बाकी जो केजी रह गए थे वो इज इक्वल टू टोटल रुपीज। तो ये हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया, हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हैज 640 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1, 5 एंड 10 रुपीज नोट्स। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, वट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज। तो आपको नोट वाले जो क्वेश्चन है वो भी रिसेंटली करवाए थे कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है फेस वैल्यू, ठीक है, एक हमारे पास होती है फेस वैल्यू, और एक होती है नंबर कि टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं। देखिए, फेस वैल्यू कौन कौन सी है? 1 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है। और फेस वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या है? नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, यानी कि अगर ये एक्स हैं तो ये भी एक्स होंगे, ये भी एक्स होंगे। ठीक है, अब अगर हम फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स से, यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स, फेस वैल्यू को जब हम नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनता है? वो रुपीज बन जाते हैं। तो टोटल रुपीज कितने हैं? 640। ठीक है, कि टोटल रुपीज कितने आ गए? 640। तो यहां से कितना बन गया? 10, 5, 15, 16। तो 16x इज इक्वल टू 640,
x कितना आ जाएगा 40। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 1 रुपीज के x हैं, 5 रुपीज के x हैं, 10 रुपीज के x हैं, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो टोटल नोट्स कितने हो गए, टोटल नोट्स आ जाएंगे हमारे पास 3x, यानी कि 3 इंटू 40, 120 नोट्स होंगे हमारे पास। तो ये जो कंसेप्ट है हम यूज करके इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 61। तो ये जो है आपको करवाया हुआ है एवरेज में, काफी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। देखिए एवरेज जो होता है, अब मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन, बिकॉज ये उनके लिए है जो पहले से रेगुलर हैं और जितने भी हमारे ट्रिक्स थे, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे, वो उन्होंने समझ लिए हैं। तो हम यहाँ पर अब पेपर को सॉल्व कर रहे हैं एक तरह से। तो पहले आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, फिर ही आप इस तरह से समझ पाओगे। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 5 हैं, तो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो गए, हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5। एवरेज कहाँ आएगा, एवरेज होता है क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं तो उनका डिफरेंस कितना होगा, ऑड नंबर का डिफरेंस कितना होता है, 2 2 का डिफरेंस होता है, तो सेम डिफरेंस होता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो भी हमारा एवरेज आएगा वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो इन 5 में सेंटर कहाँ आएगा, यहां पर आ जाएगा, तो 61 सेंटर में आ गया। और नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव में, 61 के बाद कौन आएगा कंसेक्यूटिव में 63, और इसके बाद 65, इसके पहले 59, इसके पहले 57। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट है 65 माइनस लोएस्ट है 57, तो कितना डिफरेंस आ गया 8 का, तो डिफरेंस आ जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश। देखिए जयेश जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय, तो अगर विजय एक है जयेश, एक है विजय, एक है सुरेश। अगर विजय x का है तो जयेश कितना होगा 2x का, बिकॉज जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय, तो जयेश जो है वो ट्वाइस है विजय से, ठीक है। एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश, और जो सुरेश है उससे वो हाफ है, तो इसका मतलब सुरेश कितना होगा 4x का होगा। तो अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय, तो विजय को x माना, जयेश हो गया 2x, एंड हाफ ऑफ सुरेश, तो सुरेश कितना होना चाहिए 4x होना चाहिए, तभी इसका हाफ 2x आएगा। बस ये आ गया हमारे पास। अब हमें कहा है इफ द सम ऑफ विजय एंड सुरेश एज, तो विजय और सुरेश की एज का जो सम है x प्लस 4x, यानी कि 5x की वैल्यू कितनी है, 5x की वैल्यू दे रखी है 85, यानी कि सम ऑफ एज ऑफ विजय एंड सुरेश इज 85। तो विजय की है x, सुरेश की है 4x, तो x प्लस 4x आ गया हमारे पास 85, यानी कि 5x की वैल्यू है 85। व्हाट इज द एज ऑफ जयेश, तो हमने बताना है कि जयेश की एज कितनी है, तो जयेश की एज कितनी है 2x, 5x की वैल्यू 85 है, हमने निकालनी है 2x की, तो 5x यहाँ आ जाएगा, x कट हो गया, एंड 5 से आ जाएगा ये 19, एंड 19 इंटू 2 38, सॉरी 5 से इसको करेंगे तो ये आएगा 17, 17 इंटू 2 34, तो कितनी एज आएगी 34 ईयर्स। तो अगर हम इसको इस तरह से करेंगे काफ़ी आसानी से, बिल्कुल जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमने यूनिटरी मेथड का यूज़ कर लिया, पहले हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि क्या क्या एज दी हुई है और किस तरह से इक्वेट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज ऑफ 30 रन इन 14 इनिंग्स, हाउ मैनी रन शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग टू अचीव एन एवरेज ऑफ 32 रन। देखिए एवरेज कितनी है, एवरेज ऑफ 30 रन इन 14 इनिंग्स, एवरेज है उसकी 30 की, तो एवरेज कितनी है 30 की। हाउ मैनी रन्स शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग टू अचीव एन एवरेज ऑफ 32, यानी कि उसको एवरेज को इंक्रीज करना है, क्या करना है उसको प्लस करना है, तो उसको एवरेज को प्लस करना है, कितना प्लस करना है 30 से 32, यानी कि प्लस करना है उसको 2, तो 30 से 32 कैसे बनेगा, जब हम ऐड करेंगे 2, तो एवरेज होता है हमारा 30, उसमें हमने प्लस कर दिया जो भी हमने उसमें बढ़ोतरी करनी है कोई भी, तो 2 की हमने एडिशन करना है, इंक्रीज करना है, इनटू इनिंग्स कितनी हो जाएंगी, लास्ट मैच तक थी 14 इनिंग्स, तो अब कितनी हो जाएंगी 15, तो कितना बन गया ये 30 प्लस 15 इंटू 2 30, तो 60 रन बनाने होंगे उसको अपनी नेक्स्ट इनिंग में। तो ये आपको एवरेज में बताया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमने एवरेज लिखना होता है, उसके बाद कितना इंक्रीज करना है। देखिए डिक्रीज है तो यहाँ माइनस कभी नहीं लगाएंगे, आपको बताया कि अगर डिक्रीज वाला क्वेश्चन आ जाता है किसी भी केसेस में तो क्वेश्चन को उल्टा कर दो, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है आपको एवरेज के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर इंक्रीज ही था तो सीधा सीधा कर दिया,
सबसे पहले हमने लिखा एवरेज प्लस कितना इंक्रीज करना है इनटू टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम सो एज टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 33% आफ्टर अलाउइंग 5% डिस्काउंट टू द कस्टमर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है हमसे कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट प्राइस, कि हमें कितना ऐड करना चाहिए। अब ऐड करना है उसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझेंगे कि उसने पूछा क्या है। हमसे पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट प्राइस, हमें कितना ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में, यानी कि हमें कोई अपना मार्केट प्राइस यहां पर निर्धारित करना है। तो मार्केट प्राइस पूछा है उन्होंने ऑफ एन आइटम सो एज टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 33%। गेन कितना करना है 33% एंड अलाउ करना है डिस्काउंट 5%। तो आपको बताया हुआ है कि मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट ओवर 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। तो कितना बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 33%, तो 133 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना देना है 5%, तो 100 माइनस 5 95 इंटू 100। तो इसको 5 से कट करेंगे 19, ये आ जाएगा 20, 19 से ये आ जाएगा 7, तो कितना आ गया 140%। अब मार्केट प्राइस तो आ गया 140%, मार्केट प्राइस कितना आ गया हमारा 140%, लेकिन हमने निकालना क्या है, हमसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर ऐड करना है, तो कॉस्ट प्राइस 100 होता है, ऊपर कितना रखा हमने 40%, तो 40% और ऐड करना पड़ेगा उसमें, ताकि हमें 33% का गेन भी हो जाए और हम 5% का डिस्काउंट भी दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेलर डील्स गेन 15% एंड द रिटेलर गेन्स 25%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेबल, द रिटेल प्राइस ऑफ टेबल इज 1265। देखिए कोई मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जहां पर प्रोड्यूस हुई है कोई चीज, वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे उसको बेचा 10% का गेन किया, फिर उसके बाद होलसेल डीलर है उसने 15% का गेन किया, एंड लास्ट में रिटेलर जो है, रिटेलर ने भी 25% का गेन किया। अब वो क्या बोल रहा है कि हमने कॉस्ट प्राइस बतानी है, यानी कि 100% निकालना है हमने। अगर जो रिटेलर है वो जो है वो 1265 रिटेल में लेता है, वो ठीक है, वो 1265 रुपए लेता है किसी से उस चीज को बेचकर, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि 100% था, 10% इसने उस पर गेन किया तो 110 हो गया, फिर इसने 15 तो 125 हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो गेन कर रहा है 10% और होलसेल डीलर जो है वो गेन कर रहा है 15%, रिटेलर गेन कर रहा है 25%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेबल, द रिटेल प्राइस ऑफ अ टेबल इज 1265। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें रिटेल प्राइस दिया है, यानी कि जो ये रिटेलर है इसने अभी गेन नहीं किया, उससे पहले जब इसको कॉस्ट पड़ी तो इसको यहां तक की कॉस्ट पड़ी। देखिए हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है एक्स, उस पर मैन्युफैक्चरर गेन कर रहा है 10%, यानी कि वो 110/100, 110% गेन कर रहा है, तो 110/100। होलसेल डीलर गेन कर रहा है 15%, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा 115/100, और उसका जो होलसेल डीलर का सेलिंग प्राइस है वही रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी है 1265। हमने बताना है एक्स कितना आएगा, तो 1265 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा इंटू 100 ओवर 110 इंटू 115 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो 0 से 0 कट हो गया, 11 से आ जाएगा ये 125, 125 से 125 कट हो गया, 100 इंटू 10 1000 रुपीज़। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरर गेन कर रहा है 10%, होलसेल डीलर गेन कर रहा है 15%, रिटेलर गेन कर रहा है 25%। तो हमने कॉस्ट प्राइस बतानी है प्रोडक्शन की, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बतानी है। अगर रिटेलर जो है उसको वो 1265 रुपए में पड़ा हो, तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है एक्स, उस पर 10% जो गेन करेगा उसको बनेगा 110/100 सेलिंग प्राइस होगा उसका, और नेक्स्ट वाले को उसने 15% का गेन लेना है तो 115/100, और रिटेलर के लिए इसका जो सेलिंग प्राइस होगा इस वाले पर्सन का, होलसेल डीलर का जो सेलिंग प्राइस होगा वही रिटेलर के लिए क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो इतने की वैल्यू दी है 1265। एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉस ऑफ 19% ऑन अ शर्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 17% व्हेन द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 162, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखिए दो कंडीशंस हैं, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस 100% पर, ठीक है। अब जो कोई लॉस है 19% का, यानी कि वो 19% पीछे रह गया था अगर वो किसी रेट पर बेचता था,
वो कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट पर, यानी कि 17% आगे निकल जाता है वो। ठीक है, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम मेजर करते हैं। 19 पीछे है और एक रेट इंक्रीज करने के बाद 17 आगे निकल जाता है। वो रेट कितना है, यानी कि यहां से यहां तक का रेट कितना है, 162। तो 19 यहां से यहां 19 है, यहां से यहां तक 17 है, तो यहां से यहां टोटल परसेंट में कितना बना, 19 प्लस 17, तो ये बन जाएगा 36%। तो 36% की वैल्यू है 162। हमने निकालनी है कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, तो 36 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर परसेंट से परसेंट कट हो गया, एंड 9 से 4 आ जाएगा, 9 से इसको कट करेंगे तो 9 1, एंड 9 से 7 2 8, एंड 4 से इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 से 9, एंड 2 से आ जाएगा 50। तो ये कितना बना, 450 रुपीज़, 450 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 450। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि हमारे पास दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट वगैरह का आ गया आपके पास, लेंथी क्वेश्चन हो, तो उसको ये नहीं कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। इन एन एग्जामिनेशन 75% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। देखिए 75% पास हो रहे हैं, पास इन इंग्लिश कितने हो रहे हैं, पास इन इंग्लिश हो रहे हैं 65%, 75% सॉरी, 75% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, तो कितने हो रहे हैं, 75%। यहां से ही आपको एक चीज मिल जाएगी कि फेल इन इंग्लिश कितने हो रहे हैं, फेल इन इंग्लिश कितने हो रहे हैं, 25%। पास इन इंग्लिश अगर 75 हो रहे हैं तो फेल इन इंग्लिश कितने हो रहे हैं, 25%। ठीक है, 100% टोटल है तो 25 फेल हो गए होंगे। और नेक्स्ट है कि 65% पास इन मैथमेटिक्स, तो पास इन मैथमेटिक्स अगर हो रहे हैं 65%, तो फेल इन मैथमेटिक्स कितने हो रहे हैं, 35%। 35% फेल हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, वाइल 15% फेल्ड इन इंग्लिश एज वेल एज मैथ, यानी कि फेल हो रहे हैं इंग्लिश एज वेल एज मैथ, यानी कि दोनों में फेल हो रहे हैं। तो इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, 15% है। तो अगर वो 15% है तो यहां से हम टोटल फेल निकाल सकते हैं। टोटल फेल यानी कि ये जो वैल्यू आती है ये आती है इंटरसेक्शन की, और हमने निकालनी है फेल की दोनों में कितने हो रहे हैं। तो फेल ऑफ इंग्लिश प्लस मैथ वो क्या होता है, पी ऑफ इंग्लिश पास, सॉरी फेल ऑफ इंग्लिश प्लस फेल ऑफ मैथ माइनस फेल ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ। ये हमारा +1 का कॉन्सेप्ट होता है इंटरसेक्शन का और यूनियन का। हमारे पास क्या दिया है कि जो फेल हो पास हो रहे हैं इंग्लिश में वो है 75%, फेल हो रहे हैं इंग्लिश में वो है 25%, पास हो रहे हैं मैथ में 65%, तो फेल हो रहे हैं मैथ में वो होंगे 35%, और दोनों में यानी कि कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, 15%। तो अब यहां से हम यूनियन निकाल सकते हैं कि टोटल कितने फेल हुए, टोटल कितने फेल हुए इंग्लिश एंड मैथ में। कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, तो कितना आएगा 25 प्लस 35 माइनस 15, तो कितना बन जाएगा ये 45। तो 45% जो है वो फेल हो रहे हैं। तो यहां से हमने पता कर लिया कि टोटल फेल कितने हो रहे हैं, फेल इन इंग्लिश यूनियन मैथ इज इक्वल टू 45%। ये क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज हमें क्या दिया है, इफ अ टोटल ऑफ 495 कैंडिडेट वर पास्ड इन ऑल एग्जामिनेशन ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से अब इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया था, फेल का दिया था तो हमने फेल वाला सॉल्व किया, पास का दिया होता हमने पास वाला सॉल्व करना था। अब हमें दिया है कि 495 कैंडिडेट जो है वो पास हो रहे हैं, तो पहले तो पास हो कितने रहे हैं, फेल हो रहे हैं 45, तो पास कितने हो रहे हैं, पास हो रहे हैं इंग्लिश और मैथ में 55%। ठीक है, अगर 45% सभी में दोनों में टोटल फेल हो रहे हैं तो टोटल पास कितने होंगे 55%। 55% की वैल्यू दे रखी है 495 हो रहे हैं पास। देन हाउ मैनी स्टूडेंट वर अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि टोटल कितने थे, 100% की वैल्यू कितनी थी, तो 55 नीचे आ जाएगा, एंड 11 से कट करेंगे 5, 11 से इसको कट करेंगे 11 4 5, 5 से कट करेंगे 9, 9 इंटू 100 900 स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 900। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आंसर में कहीं भी 900 जो है वो नहीं है। ठीक है, और जो आपको पीडीएफ फाइल दी हुई है उसमें आप देख सकते हो कि आंसर आपका दिया होगा 1100। तो 1100 क्यों है, बिकॉज इन्होंने मिस प्रिंटिंग किया हुआ है यहाँ पर। ये जो है क्योंकि जो टाइपिंग होती है वो डायरेक्टली जो है एग्जाम होता है उसको वो प्रिंट नहीं करते हैं कि उन्होंने फोटो स्टेट कर दिया इस तरह से कुछ भी किया, वो टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग में एरर किया हुआ है यहाँ पर।
अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे वहां पर, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने उस जिस भी वे से सॉल्व किया है उसमें उन्होंने जो आपके पास ये आंसर आ रहा है फेल वाला, तो ये वैल्यू उन्होंने फेल की ले रखी है। यानी कि जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है उसमें ये वैल्यू होनी थी वर फेल्ड इन एग्जामिनेशन। तो अगर फेल्ड वाला केस इसको हम लेते हैं कि फेल हो रहे हैं 45%, तो फेल हो रहे हैं 45%। अगर 45% की वैल्यू होती, 45% की वैल्यू अगर 495 होती, तो 100% की कितनी आती, 45 नीचे आता, 11 इंटू 100, 1100, तब 1100 आ जाता। लेकिन वो तब आता अगर यहाँ फेल लिखा होता। तो यहाँ पर थोड़ा ये मिस प्रिंट है इनका, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने टाइपिंग की होती है खुद से, तो उसमें एरर हो ही जाता है। तो ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पर फेल होता तब 1100 आता। तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में इस तरह की गलतियां नहीं होती हैं, तो इसमें आपने ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वाज इंक्रीज्ड बाय 15%, द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड वाज डिक्रीज्ड बाय 20%। अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है 15% से, तो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड कितनी हो रही है, डिक्रीज हो रही है 20% से। व्हाट वाज द नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इंक्रीज हो रहा है 15 तो 115, डिक्रीज हो रहा है 20 तो 80 बाई 100, 0 से 0 कट हो गया, 4 2 से 4 आ जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, 5 टू जा 10 एंड 1 5 5 3, तो 2 एंड 4 टू 8 92। तो क्या हो रहा है, उसको 8% का लॉस हो रहा है, बिकॉज नेट इफेक्ट से 92 आया, तो 100 से जितना कम है उतना लॉस है, 100 से जितना ज़्यादा होता है उतना प्रॉफिट है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है, अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर। ठीक है, 40 लीटर का मिक्सचर है, 40 लीटर के मिक्सचर में से 10% वाटर है, तो 10 बाई 100, यानी कि 4 लीटर जो है, 4 लीटर क्या है उसके पास, वाटर है। तो 40 लीटर के मिल्क एंड वाटर में अगर वाटर जो है वो 4 लीटर है, तो मिल्क कितना होगा, मिल्क आ जाएगा उसके पास 36 लीटर। ठीक है, 4 लीटर ये है तो 36 लीटर ये है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन 20% वाटर। तो 20% वाटर कैसे होगा, अगर 20% वाटर होगा, 80% क्या होगा, मिल्क होगा, तो रेशो क्या आएगी, 1:4। तो हमें रेशो क्या चाहिए, 1:4 चाहिए। 20% वाटर का मतलब है 20% अगर वाटर है तो 80% उसमें मिल्क है, तो 20/80 1/4, रेशो आ गई 1/4। ये 1/9 रेशो बन रही है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 9 बनेगी। तो इसमें हम वाटर ऐड करते जाएंगे, कितना ऐड करें, 4 लीटर ऐड करेंगे 8 बनेगा, 8 से नहीं आएगी रेशो। 5 ऐड करेंगे 9 बनेगा, 9 से बन जाएगा। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन उठाए हैं मैंने यहाँ से, और वो भी ऐसा नहीं कि ऐड करके देख ही लेने हैं, डायरेक्टली मैंने 4 करके देखा तो 8 से ये कट ही नहीं होता है। 5 ऐड करके देखा तो कितना बनेगा, +5, ये बन जाएगा 9, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो 36, तो 9/36 1/4, तो हमें 1/4 ही रेशियो चाहिए थी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 लीटर ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 3:4:5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1250। द सम ऑफ द 3 नंबर इज, हमने बताना है तीनों नंबर का सम कितना है। देखिए स्क्वायर दिया है हमें, स्क्वायर क्या होगा, अगर रेशियो जो है वो 3:4:5 है, तो नंबर क्या होंगे, 3x 4x 5x। हमें दिया है सम ऑफ द देयर स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर कितना बनेगा, ये 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, और वो कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 16 9 25 50x स्क्वायर इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो उसकी वैल्यू दे रखी है 1250। तो यहां से x स्क्वायर कितना आ जाएगा, कट करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 25, तो उसी के साथ x कितना आ जाएगा 5। अब पुट करेंगे इसमें 5 × 3 15, 5 × 4 20 एंड 5 × 5 25, तो कितना बन गया, ये ऐड करके हमसे पूछा है द सम ऑफ 3 नंबर थे 3x 4x 5x 15 20 25, तो कितना बन गया ये 25 45 50 60 बन जाएगा ये, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 25 ईयर एंड देयर एजेस आर इन द रेशियो इन द प्रोपोर्शन 3:5:7। तो रेशियो क्या है, 3:5:7, और टोटल एज कितनी बनेगी, एवरेज 25 है, यानी कि इसकी भी 25 इसकी भी 25 इसकी भी 25, तो टोटल कितनी बन जाएगी, टोटल बन रही है 25 प्लस 25 75, और रेशियो में टोटल कितना बन रहा है 7 + 5 12 + 3 15, तो 15 से 75 कैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 15 से 75 कैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, यंगेस्ट कौन है 3 वाला, तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 15 ईयर, तो
तो आंसर कितना आ गया 15 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हैज फ्यू हैंस एंड काउज, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 48 एंड द टोटल नंबर ऑफ फिट्स आर 140 देन द नंबर ऑफ हैंस आर। देखिए हमने बताया नंबर ऑफ हैंस कितनी है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि काउ है x और हैन जो है हैन है y। तो टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हैं 48 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हेड हो गए 48, यानी कि हेड कितना होगा, काऊ का भी एक होगा हैन का भी एक ही होगा, यानी कि टोटल काऊ प्लस हैन कितने हैं 48। हेड का मतलब समझ रहे हैं, हेड का मतलब है एक सिर, तो दोनों के एक एक ही सिर होंगे, यानी कि अगर टोटल सिर जो है वो 48 है तो टोटल नंबर ऑफ जो वहां पर स्पीसीज हैं या टोटल नंबर जो है वो 48 ही होंगे, तो उसका मतलब है x प्लस वाई कितना बन गया 48। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ फिट आर 140। फिट कितने होंगे, काउ के कितने होंगे 4, हैन के कितने होंगे 2, यानी कि 4x, 4 इंटू एक्स तभी बनेगा 4x प्लस 2 इंटू वाई तभी बनेगा। हमारे पास हैन वाला केस कि है एक हैन के 2 हैं एक काउ के 4 हैं, तब टोटल पैर कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 140। अब यहां से इस इक्वेशन को मैं, अब मुझे पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ हैंस आर, हैन बतानी है हमने, y की वैल्यू निकालनी है, तो एलिमिनेशन मेथड किस तरह से यूज करना है ताकि x को एलिमिनेट करें, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, कितना बनेगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 4 32 2 एंड 4 4 16 प्लस 3 19 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। कट करेंगे ये वाला कट हो जाएगा तो 2y कितना आ जाएगा 140 से 52, तो इसका मतलब है y कितना आया 26। तो 26 जो है हैंड्स होंगी। एलिमिनेशन मेथड का यूज उस पर करना है, ये नहीं कि पहले हम x की निकालें फिर उसको y में निकालें, डायरेक्टली उसमें निकालना है, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड उसमें पुट करना है जो पूछा है। अगर काउ पूछा होता तो हम y को एलिमिनेट करते, x की वैल्यू निकाल लेते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर। देखिए 3 टाइम बन रही है 20 ईयर्स में, 20 ईयर में कितना मिल रहा है उसको, देखिए 100% है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, 100% से बन रहा है वो 3 टाइम 300%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 200%, तो 20 ईयर में मिल रहा है 200%। और इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि x ईयर में मिल जाएगा उसको, विल इनिशियल सम बिकम डबल, डबल कितने में होगा, तो 100 से 200 कब होगा, जब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 100%, तो 100% चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं हम यहाँ पर, 20 ईयर में 200% मिल रहा है, कितने ईयर में 100% मिलेगा, तो 0 0 तो पहले कट हो गया, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 इंटू 1 20/2 10 ईयर्स में, ठीक है, तो 10 ईयर आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बोरोज RS 8,000 एंड 12% पर एनुअम simple interest and Mohan borrows RS 9100 at 10% per annum simple interest. In how many years will their borrowed amounts be equal? इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई एक जो है वो 8,000 रुपये दे रहा है 12% के हिसाब से, और एक दे रहा है 9100 रुपये 10% के हिसाब से। हमने बताना है कि किस टाइम में, कितने टाइम में उनका जो अमाउंट होगा, यानी कि कुछ उनको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद जो अमाउंट होगा वो इक्वल हो जाएगा, तो ये हमने बताना है। कैसे बता सकते हैं हम, पहले तो हम थोड़ा ये क्लियर कर लेते हैं कि जो 8,000 दे रहा है उसको एक साल में पड़ेगा कितना, इंटरेस्ट जो है वो उसको मिलेगा कितना, तो उसको मिलेगा 960, ठीक है, तो कुछ साल में, यानी कि नंबर ऑफ टी ईयर्स में कितना मिलेगा उसको 960 इंटू टी। और जो 9100 है उसको एक साल में 10% के हिसाब से कितना मिलेगा, उसको मिलेंगे 910 रुपीज, तो कुछ साल में उसको मिलेंगे टी, यानी कि कुछ ईयर्स में उसको मिलेंगे 910 टी। तो जो 8,000 वाला है उसका अमाउंट कितना बन जाएगा 960 टी, बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, रेट इनटू टाइम, ठीक है, रेट इनटू टाइम के हिसाब से। अब रेट तो यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि रेट इनटू टाइम कर दिया, तो हमने उसको पहले फाइंड कर लिया कि उसको कितने रुपीज मिलेंगे, एक साल में मिलेंगे 960, तो कुछ सालों में टी ईयर्स में उसको 960 टी मिलेंगे, इसको 910 एंड टी मिलेंगे, और वो इक्वल होने चाहिए दोनों अमाउंट, तो 9100 प्लस 910 टी। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो टी आ जाएगा हमारे पास 22, तो टी की वैल्यू हमने निकालनी थी वो आ जाएगी 22। तो सिंपली हमने ये निकालना था कि एक साल में कितना मिलेगा, तो कुछ सालों में उसको 960 टी मिलेगा, इसको एक साल में कितना मिलेगा, कुछ साल में 910 टी मिलेगा। तो यहाँ पर 8,000 वालों को मिल रहा है 960 टी प्लस इज इक्वल टू 9100 वाले को मिल रहा है 910 टी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना टुक अ लोन ऑफ Rs 1200 with simple interest for a certain number of years. The number of years are same as the interest rate. If she had paid Rs 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? देखिए पहले तो जो लोन था वो कितना था 1200, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू है 1200। हमने बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट पड़ा उसको, तो 432 पड़ा, तो 432 की वैल्यू निकालेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 यहाँ आ गया, 0 0 कट हो गया, एंड अगर हम इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 12 1, 12 से बन जाएगा 12 3 जा 36, 7 2, तो 12 6 36 बन जाएगा। इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना पड़ा, 36% पड़ा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू 36%। रेट और टाइम दोनों सेम है, वो बोल रहा है कि सेम ही नंबर ऑफ ईयर्स हैं एज द रेट, तो इसका मतलब है कि रेट इनटू रेट, हमसे रेट ही पूछा है तो रेट, यहाँ भी रेट लिख सकते हैं 36, तो रेट का स्केयर 36 है, रेट कितना पड़ गया उसको 6%, 6% वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 3 बट इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट इज he multiplied by 3 and got 29.7 as the answer. What were the correct answer had he not made the mistake? अगर वो मिस्टेक करता ही ना तो उसको कितना आंसर आता। देखिए कहा था उसको कि 3 से डिवाइड करना है, लेकिन उसने किया क्या, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से उसको डिवाइड करना था लेकिन उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर अगर वो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमने मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है वो मल्टीप्लाई करके आई है। कोई नंबर है x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू एक्स कितना आया 29.7, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 29.7/3, तो ये कट हो जाएगा, 3 से 3 9 जा 27, 0.39 जा 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9.9। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए 9.9 है ऑप्शन में, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वर द करेक्ट आंसर हैड ही नॉट मेड द मिस्टेक। अगर वो कोई गलती करता ही ना तब आंसर कितना आता। देखिए x 9.9 है, उसको कहा था x/3 निकालने को, यानी कि 9.9/3 निकालने को, तो आंसर कितना आता उसका 3.3, तो करेक्ट आंसर क्या होता 3.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट बताना है। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटर के लिए, स्मॉलर ग्रेटर के लिए आपको एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, अभी जो कोचिंग सीरीज चल रही है उससे पहले वो अपलोड की गई थी, तो आप उसको देख सकते हो किसी भी टाइम जाकर, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से स्मॉलर एंड ग्रेटर जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने बताना है कौन सा जो फ्रैक्शन है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। देखिए 9 एंड 13 में डिफरेंस कितना है, 9 एंड 13 में 4 का डिफरेंस है। 28 एंड 39 में कितने का डिफरेंस है, तो 28 एंड 39 में 11 का डिफरेंस है। 17 एंड 26 में कितना डिफरेंस है, 17 एंड 26 में, तो इसमें 9 का डिफरेंस है। एंड 32 एंड 52 में कितना डिफरेंस है, सॉरी 33 एंड 52, तो इसमें 19 का डिफरेंस है। अब आपको बताया हुआ है कि जहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है वो वैल्यू सबसे छोटी होती है, तो स्मॉलर कौन आ गई, स्मॉलेस्ट आ गई आपकी 33/52, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, तो यहाँ भी आप इसी तरह से आप चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने जब इस पेपर को सॉल्व किया था एफका 2011 के पेपर को, तो आपको कितना टाइम लगा, कितने टाइम में आपने इनको सॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा एफकट 1 2012 का क्वेश्चन पेपर, तो उसे आप सॉल्व कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपलोड हो तो आपको मैच करने में आसानी रहे और आपको क्लियर हो जाए कि आपने कितना टाइम लगाया। यहाँ पर टाइम जो है आप इससे कंपेयर मत कीजिए, अगर आपको यहाँ पर 36 से 37 की वीडियो बन रही है तो उसका मतलब है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हो रही है, तो आपके कम से कम 10 से 15 मिनट जो है वो कम होने चाहिए, यानी कि आप 20 से 25 तक जाने की कोशिश कीजिए, 20 से 25 में आपको वो कवर करना है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।